आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के सबसे महत्वाकांक्षी स्टेल्थ ड्रोन प्रोग्राम घातक को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है। भारत के स्वदेशी जेट इंजन कार्यक्रम में एक ऐसा पड़ाव पार कर लिया गया है जो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना की शक्ति को पूरी तरीके से बदल सकता है। जीटीआरई और गोदरेज एरोस्पेस ने घातक यूकैप के लिए विकसित किए जा रहे इंजन की पहली सीरियल प्रोडक्शन यूनिट यानी डी1 की डिलीवरी पूरी कर ली है। लेकिन ये डी1 इंजन आखिरकार इतना महत्वपूर्ण क्यों है, और डी3 और डी4 इंजनों में कौन से बदलाव किए जा रहे हैं, और क्या भारत अब अपने स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन के लिए पूरी तरीके से स्वदेशी इंजन उत्पादन की ओर बढ़ चुका है? आइए इस विषय को हम विस्तार से समझते हैं, जहां पर कावेरी इंजन से जुड़े कुछ नए फैक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे कि कैसे भारत इस समय एक प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर आगे बढ़ रहा है, और ये प्रैक्टिकल अप्रोच कैसे हमारे लिए एडवांटेजेस साबित हो सकती है, इसके बारे में भी हम विस्तार से बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं घातक यूकैप की। देखिए, भारत के भविष्य का स्टेल्थ अनमैन्ड कॉम्बैट व्हीकल घातक है, जिसे डीआरडीओ विकसित कर रही है। ये एक फ्लाइंग विंग डिजाइन वाला स्टेल्थ ड्रोन होगा जो दुश्मन के एयर डिफेंस नेटवर्क में घुसकर लंबी दूरी तक हमला कर सकेगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत होगी इसके कम रडार सिग्नेचर, कम इंफ्रारेड सिग्नेचर, लंबी दूरी तक ऑपरेट करने की क्षमता, उच्च स्तर की ऑटोनोमी और बिना पायलट के खतरनाक मिशनों को अंजाम देने की क्षमता। सरल शब्दों में कहें तो ये भारत का अपना स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन होगा। अब यहाँ पर कावेरी इंजन को लेकर इतनी महत्वपूर्ण बातें ये क्यों मानी जा रही हैं? देखिए, अब वहाँ पर एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको समझना पड़ेगा। अब तक कावेरी इंजन में जो इंजन बनाए गए थे वो मुख्य रूप से प्रोटोटाइप और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर थे। लेकिन जो डी1 इंजन है ये अलग है। ये पहली बार है जब इंजन को ऐसे उत्पादन ढांचे में बनाया गया है जो भविष्य में बड़े पैमाने पर उत्पादन का आधार बनेगा। इसका मतलब है कि अब केवल इंजन डिजाइन ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि एक जैसे कई इंजन बनाए जा सकें, गुणवत्ता हर इंजन में समान रहे, उत्पादन प्रक्रिया दोहराई जा सके और सप्लाई चेन मजबूत हो सके और लागत नियंत्रित रहे। यानी भारत अब प्रयोगशाला से निकलकर वास्तविक औद्योगिक उत्पादन की दिशा में बढ़ रहा है, और इसमें जीटीआरई और गोदरेज की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। इस पूरे कार्यक्रम में दो संस्थाएं ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। पहली है गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट, जिसको हम जीटीआरई के नाम से जानते हैं। ये डीआरडीओ की वो प्रयोगशाला है जो गैस टरबाइन इंजनों के विकास कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करती है या मुख्य जिम्मेदारी का निर्वहन करती है। दूसरी है गोदरेज एरोस्पेस। गोदरेज एरोस्पेस पिछले कई वर्षों से भारत के अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों के लिए हार्डवेयर बनाती रही है, चाहे पीएसएलवी हो और जीएसएलवी के इंजन हो या फिर रक्षा परियोजनाओं के जटिल कंपोनेंट्स। गोदरेज एरोस्पेस ने अपनी मजबूत मैन्युफैक्चरिंग क्षमता साबित करी है, और अब वही क्षमता घातक यूकैप इंजन कार्यक्रम में इस्तेमाल की जा रही है। अब यहाँ पर डी3 और डी4 इंजनों में कुछ बदलाव किए जाएंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगली यूनिट जो है डी3 और डी4 पर काम चल रहा है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। इन इंजनों में कोई बड़ा डिजाइन परिवर्तन नहीं किया जा रहा है, यानी इंजन का मूल आर्किटेक्चर वही रहेगा। बस यहाँ पर जो बदलाव किए जाएंगे वो मुख्य रूप से उत्पादन प्रक्रिया में सुधार के रूप में होंगे, कंपोनेंट टॉलरेंस का अनुकूलन होगा, असेंबली को सरल बनाना होगा, गुणवत्ता नियंत्रण को बेहतर करना होगा और विश्वसनीयता को बढ़ाना होगा। दुनिया के लगभग सभी एरो इंजन कार्यक्रमों में ऐसा होता है। जब कोई इंजन प्रोटोटाइप से सीरियल प्रोडक्शन की ओर बढ़ता है तो कई छोटे छोटे सुधार किए जाते हैं ताकि बड़े पैमाने पर उत्पादन में कोई समस्या ना आए। इस इंजन की सबसे आधुनिक विशेषताओं में से एक है इसका स्वदेशी एडवांस फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल यूनिट, यानी कि AFA DECU। इसे विशेष रूप से मानव रहित लड़ाकू विमानों के लिए विकसित किया गया है। ये एक प्रकार का डिजिटल ब्रेन है जो हर इंजन के पहलू को नियंत्रित करता है, जैसे कि ईंधन की आपूर्ति, थ्रस्ट मैनेजमेंट, इंजन तापमान, विभिन्न उड़ान परिस्थितियों में प्रदर्शन और ऑटोनोमस मिशन प्रोफाइल। इससे ड्रोन को मिशन के दौरान लगातार मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। जब भी हम स्टेल्थ विमान की बात करते हैं तो अधिकतर लोग केवल रेडार सिग्नेचर के बारे में सोचते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आधुनिक युद्ध में इंफ्रारेड डिटेक्शन सिस्टम भी उतने ही खतरनाक होते जा रहे हैं। यदि किसी विमान का इंजन बहुत अधिक गर्मी उत्पन्न कर रहा है तो दुश्मन के सेंसर उसे आसानी से पहचान सकते हैं, और यही कारण है कि घातक के इंजन में विशेष ध्यान दिया गया है थर्मल सिग्नेचर कम करने पर, एग्जॉस्ट तापमान नियंत्रित रखने पर और इंफ्रारेड उत्सर्जन कम करने पर। और जो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है, इसे भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए अडॉप्ट किया गया है। ये इंजन प्रवाह और इंजन पैरामीटर को इस प्रकार नियंत्रित करेगा कि इंजन अधिक कुशलता से काम करे और कम थर्मल सिग्नेचर पैदा करे।
दोस्तों, इस उपलब्धि का महत्व केवल एक इंजन तक सीमित नहीं है। दुनिया में बहुत कम देश ऐसे हैं जो स्वतंत्र रूप से सैन्य गैस टरबाइन इंजन विकसित कर और उत्पादन करने में सक्षम है। भारत लंबे समय से इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है, और कहीं ना कहीं भारत के जो प्रयास हैं वो अब अपना जो एक कह सकते हैं परिणाम है वो प्रदर्शित भी कर रहे हैं। यदि घातक यूकैप इंजन कार्यक्रम सफल होता है तो भारत को कई लाभ मिलेंगे। पहला तो ये है कि विदेशी निर्भरता में कमी आएगी, संवेदनशील टेक्नोलॉजी पर पूर्ण नियंत्रण होगा, स्थिर ड्रोन उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, निर्यात की संभावनाएं बढ़ेंगी, और भविष्य के मानव रहित लड़ाकू प्लेटफॉर्म्स के लिए एक मजबूत आधार देखने को मिलेगा। अब आगे क्या होगा? देखिए, अब D1 इंजन के बाद अगला चरण होगा D3 और D4 यूनिट्स का निर्माण, उत्पादन प्रक्रिया का सत्यापन, क्वालिफिकेशन और दूसरे परीक्षण, और इसके बाद जो रिलायबिलिटी टेस्ट हैं वो होंगे, उड़ान परीक्षण की तैयारी की जाएगी। और ये सभी चरण अगर सफल होते हैं तो गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट बड़े पैमाने पर उत्पादन की मंजूरी दे सकता है। इसके बाद घातक यूकैप कार्यक्रम अपने उड़ान परीक्षणों और ऑपरेशनल तैनाती की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर D1 इंजन की डिलीवरी केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, ये भारत के स्वदेशी एरो इंजन और स्टेल्थ ड्रोन कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण औद्योगिक मील का पत्थर है। D3 और D4 पर चल रहे सुधार ये संकेत देते हैं कि कार्यक्रम तेजी से परिपक्व हो रहा है और वास्तविक उत्पादन के करीब पहुंच चुका है। ये सब कुछ योजना के अनुसार अगर आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना और सशस्त्र बलों को एक ऐसा स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन मिल सकता है जो पूरी तरीके से स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस होगा और दुश्मन के सबसे सुरक्षित इलाकों में भी सटीक हमला करने में सक्षम होगा। और यही नहीं, ये सफलता कहीं ना कहीं आने वाले भविष्य में जो GTRE का कॉन्फिडेंस है उसको भी बूस्ट करेगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे जब हम कावेरी इंजन की बात करते हैं तो हम ये बात मान के चलते हैं कि ये सिर्फ घातक स्टेल्थ ड्रोन तक सीमित नहीं होगा। जैसे ही सर्टिफिकेशन मिलता है तो यहाँ पर दो पैरेलल प्रोग्राम शुरू हो जाएंगे, या दो ब्रांचेस हमें देखने को मिलेंगी। जो पहली ब्रांच होगी उसका ध्यान होगा कि घातक के लिए कावेरी इंजन को तैयार करना और इसको प्रोडक्शन रेडी बनाना। वहीं दूसरी ब्रांच जो होने वाली है उसके कंधे पर यह जिम्मेदारी होगी कि वो आगे की प्रक्रिया की शुरुआत करे। यहाँ पर गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट 2026 के अंत तक सर्टिफिकेशन पूरे होने की उम्मीद कर रही है, और अगर ऐसा होता है तो फिर कावेरी 2.0 की आधारशिला भी यहाँ पर रख दी जाएगी। एक तरफ घातक के लिए इंजन तैयार हो रहे होंगे तो दूसरी तरफ जो तेजस मार्क 1 अल्फा है इनके लिए भी तो 85 से 90 किलोटन का कावेरी इंजन है ये विकसित किया जाएगा। हम किसी भी समय ये नहीं मान सकते कि कावेरी इंजन तेजस में नहीं लगेगा, क्योंकि ये बात अब खुद रक्षा मंत्रालय ने कहीं ना कहीं स्वीकार कर ली है कि इंडिजिनस इंजन एक ऑप्शन हमारे पास हमेशा रहेगा। और ये ऑप्शन नहीं कह सकते बल्कि एक ज़रूरत है जो हमारे सामने हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि हम लंबे अरसे तक अमेरिकी इंजन पर ओवर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो 2026 का जो वर्ष है ये इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या लगता है, क्या हम इस मिशन में सक्सेसफुल हो सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।